आरएस अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं। प्रीति माथुर को बनाया गया है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का सचिव। दिनेश कुमार शर्मा को बनाया गया राजस्थान बीज निगम का प्रबंध निदेशक। कैलाश चंद्र शर्मा को लगाया गया एमटीएस विश्वविद्यालय का रजिस्ट्रार। कार्मिक विभाग ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। ये लिस्ट जारी की गई है। 17 आरएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। दिनेश कुमार शर्मा राजस्थान बीज निगम के प्रबंध निदेशक बनाए गए हैं। कैलाश चंद्र शर्मा एमडीएस विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार। 17 आरएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। कार्मिक विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। प्रीति माथुर बनी है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की सचिव। चूरू के सरदार शहर में एसीबी झुंझुनू इकाई ने बड़ी कार्रवाई की। बड़ी कार्रवाई करते हुए तहसील कार्यालय सरदार शहर के सहायक प्रशासनिक अधिकारी निर्मल सोनी को 90,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। शिकायतकर्ता ने बताया कि भूमि रूपांतरण के नाम पर आरोपी ने 1 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की थी। एसीबी ने शिकायत की पुष्टि के बाद ट्रैप की कार्रवाई की, जिसमें आरोपी ने परिवादी से 90,000 रुपए लेकर अपनी जेब में रखे, जिसे मौके पर बरामद कर लिया गया। आरोपी के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच जारी है। तो एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। निर्मल सोनी को 90,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया है। आरोपी के विरुद्ध मामला दर्ज कर आगे की जांच भी इस पूरे मामले को लेकर की जा रही है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। तहसील कार्यालय का सहायक प्रशासनिक अधिकारी 90,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है। सरदार शहर से यह खबर आपको बता रहे हैं। सीबी हेल्प लाइन 1064 पे परिवादी ने सूचना दी थी कि मेरा वहाँ कृषि भूमि है, 1.5 बीघा जमीन थी उसकी, और उसको कन्वर्जन कराने के लिए सरदार शहर कार्यालय में तहसीलदार जी और वो बाबूजी निर्मल सोनी है, जो मेरे से 1 लाख रुपए की डिमांड कर रहे हैं। तो हमने उसकी सत्यापन करवाया। तो 25 तारीख को हमने उनको सत्यापन करवाने के लिए भेजा। तो जो निर्मल सोनी है, इसने अपने घर पे उसको बुला के और उससे बात करी थी। उसने बताया अलग अलग हिसाब से उसने टोटल 90,000 रुपये कन्वर्जन के मतलब फीस के अलावा लगेंगे, और बाकी की जो फीस है वो तुम अलग से ऑनलाइन कर देना। तो सत्यापन होने के बाद में आज हमने कार्रवाई का आयोजन किया और निर्मल बाबू जो यूडीसी हैं AAO सहायक प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनको उनके कार्यालय में 90,000 रुपये लेते हुए। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। गंगापुर सिटी विधानसभा क्षेत्र में लगातार गहराते पेयजल संकट के विरोध में विधायक रामकेश मीणा के नेतृत्व में कांग्रेस पदाधिकारियों और बड़ी संख्या में आमजन ने मिनी सचिवालय के सामने जोरदार धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि शहर और ग्रामीण इलाकों में लंबे समय से नियमित जलापूर्ति ठप है, जिसके कारण लोगों को टैंकरों और निजी स्रोतों से पानी खरीदकर पीने को मजबूर होना पड़ रहा है। विधायक रामकेश मीणा ने बताया कि उन्होंने 22 अक्टूबर को परियोजना स्थल का निरीक्षण किया था, जहां काम पूरी तरह से बंद पाया गया। उन्होंने इसे प्रशासनिक तंत्र की बड़ी विफलता बताते हुए तत्काल ही ठोस कार्रवाई की मांग की। वहीं धरने के दौरान वक्ताओं ने कहा कि वर्ष 2005 में शुरू की गई चंबल नादौती गंगापुर पेयजल परियोजना आज तक अधूरी पड़ी है। योजना का कार्य वर्ष 2008 तक पूरा होना था, लेकिन विभागीय उदासीनता, ठेकेदार की लापरवाही और प्रशासनिक अनदेखी के चलते अब तक ये काम अधूरा पड़ा हुआ है। इस परियोजना पर अब तक 450 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च हो चुकी है, फिर भी क्षेत्रवासी बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। विधायक रामकेश मीणा ने बताया कि उन्होंने 22 अक्टूबर को परियोजना स्थल का निरीक्षण किया था, जहां काम पूरी तरह से बंद पाया गया। उन्होंने इसे प्रशासनिक तंत्र की बड़ी विफलता माना और तत्कालीन ठोस कार्रवाई की मांग की। विधायक ने कहा, जनता अब आश्वासनों से नहीं बल्कि वास्तविक समाधान की अपेक्षा कर रही है। सरकार को अब जवाब देना ही होगा।
धरने के बाद प्रदर्शनकारी मिनी सचिवालय परिसर में पहुंचे और खाली मटकी फोड़कर अपना विरोध दर्ज कराया। इस दौरान उन्होंने सरकार और संबंधित विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और चेतावनी दी कि यदि जल्द ही जलापूर्ति व्यवस्था दुरुस्त नहीं होती है तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। वहीं इस संबंध में विधायक रामकेश मीणा ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन अतिरिक्त जिला कलेक्टर को सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने चंबल नादोती गंगापुर योजना को तत्काल प्राथमिकता में पूर्ण करवाने, साथ ही संबंधित अधिकारियों और ठेकेदार पर कार्रवाई करने और अंतरिम व्यवस्था के तहत नियमित जल सप्लाई सुनिश्चित करने की मांग भी की है। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता, स्थानीय जनप्रतिनिधि और आम जन मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अब सवाईपुर कस्बे की, जहां निकटवर्ती अकोला क्षेत्र में बनास बचाओ आंदोलन के तहत ग्रामीणों ने आज अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। ग्रामीणों ने बताया कि अकोला में बनास नदी के प्लॉट नंबर 7 पर महादेव एनक्लेव प्राइवेट लिमिटेड की ओर से जेसीबी मशीनों से अवैध बजरी खनन जोरों पर जारी है। ये कार्रवाई उच्च न्यायालय के आदेशों की खुली अवहेलना मानी जा रही है। तो वहीं ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि खनन स्थानीय प्रशासन और अधिकारियों की मिलीभगत के बिना संभव नहीं है। लगातार शिकायतों और ज्ञापनों के बावजूद अधिकारियों की ओर से कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। भीलवाड़ा से खबर आपको बता रहे हैं, बनास बचाओ आंदोलन के तहत जो है यहां पर लोग एकत्रित हुए। ग्रामीणों का अनिश्चितकालीन धरना जो है शुरू है। प्रशासन पर मिलीभगत के आरोप भी इनकी तरफ से लगाए गए हैं। बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए, धरना शुरू किया गया। बनास बचाओ आंदोलन के तहत अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। ग्रामीणों का अनिश्चितकालीन धरना जो है लगातार जारी है और अब जो है इनकी तरफ से मांग तेज की जा रही है। प्रशासन पर मिली भगत के गंभीर आरोप भी इनकी तरफ से लगाए गए हैं। तो देखिए हाथों में ये पोस्टर लेकर जो है धरने पर बैठे हुए हैं, अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे। जैसलमेर में संविदा निविदा नर्सिंग कर्मियों ने नर्सिंग ऑफिसर के 12,000 एवं महिला स्वास्थ्यकर्ता के 5,000 पदों पर 10, 20, 30 बोनस अंक और मेरिट बेस से न्यू नर्सिंग भर्ती की विज्ञप्ति जारी करवाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। नर्सिंग भर्ती संघर्ष समिति के बैनर तले जैसलमेर स्थित मंगल सिंह पार्क से जिला कलेक्ट्रेट परिसर तक पैदल जुलूस निकालकर जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इस आक्रोश रैली में जैसलमेर सहित जोधपुर, बाड़मेर, बालोतरा जिले के नर्सिंग कर्मियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जोधपुर से साथी आए हैं, 40 से 50 जन हैं और हम ज्ञापन दिया है कि हमको मेरिट बोनस अंक 10, 20 और 30 अंक से परमानेंट किया जाए। अगर सरकार हमारी बात सुन लेती है तो सबसे अच्छी बात है, नहीं तो हम आगे यहाँ से जोधपुर संभाग स्तर पर एक रैली करेंगे। अगर वहाँ से भी ना सुनी जाए तो आगे हमारे लिए जयपुर में करेंगे, हम वहाँ पर अनिश्चित। मेरा नाम दिलीप त्रिवेदी है और हम बाड़मेर से आज करीब 60 साथियों के साथ जैसलमेर में इस विशाल रैली और महाआंदोलन में भाग लेने के लिए पधारे। वहीं जोधपुर से हमारे साथी भी यहाँ विशाल संख्या में पधारे। हमारी सरकार से एक ही मांग है कि पिछले कई वर्षों से जो अल्पकालिक नर्सेज और पैरामेडिकल कैडर के अन्य साथी हमारे जो कार्य कर रहे हैं, जिनका जो अल्प वेतन में 7,900 जैसे अल्प वेतन में घर गुजारा करना या बच्चों की शिक्षा करना जो मुश्किल है, उन सबको ध्यान में रखते हुए जो सरकार ने पहले घोषणा कर रखी है, उस घोषणा पर अमल लाते हुए जो है भर्ती प्रक्रिया का विज्ञापन जल्दी जारी करें, जिससे हम सबको सम्मानजनक वेतन मिले और हम मन लगाकर सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं को जनता तक पहुंचा सके, जिससे जो जनता है उनकी स्वास्थ्य बेहतर हो, सरकार की जो योजनाएं हैं वो आम जन तक पहुंचे। अरनोद में हुई हल्की बारिश ने एक बार फिर अरनोद नगर में सफाई व्यवस्था और प्रशासनिक दावों की पोल खोलकर रख दी है। सुबह हुई मामूली बारिश के बाद ही मुख्य बाजार की नालियां उफान पर आ गईं। जगह जगह पानी भर गया और दुकानों में गंदा पानी घुसने लगा। कई दुकानदार अपनी दुकानों से पानी निकालते भी नजर आए, जिससे बाजार में अफरा तफरी का माहौल बन गया। मुख्य बाजार, बस स्टैंड क्षेत्र और मंदिर मार्ग पर सबसे ज्यादा पानी भरने से राहगीरों को खासी परेशानी हुई। वहीं मंदिर जाने वाले श्रद्धालु भी गंदे पानी से होकर गुजरने को मजबूर हुए।
तो पानी भरने से राहगीरों को काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन की अनदेखी के चलते देखिए किस तरीके से हाल है, लोगों को भारी परेशानी यहां पर हो रही है। हल्की ही बारिश में देखिए किस तरीके से पानी भर गया है। मुख्य बाजार की जो है नालियां उफान पर है। पानी भरने से राहगीर, जो आसपास के व्यापारी, दुकानदार, सभी को परेशानी यहां पर उठानी पड़ रही है। करौली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां कलेक्ट्रेट में दिशा की मीटिंग सांसद भजनलाल जाटव की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में टोडाभीम विधायक घनश्याम मेहर ने क्षेत्र में बिजली, पानी, सड़क जैसे बुनियादी मुद्दों को लेकर उठाया। तो वहीं आयोजित इस बैठक में सांसद ने आम जन की समस्याओं का भी निराकरण करने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। तो सांसद भजनलाल जाटव की अध्यक्षता में बैठक हुई। विधायक घनश्याम मेहर ने कई मुद्दों को इस बैठक के दौरान उठाया। कलेक्ट्रेट में हुई दिशा की मीटिंग। तो देखिए जो बुनियादी सुविधाएं जिनके लिए जनता परेशान हो रही है, इन मुद्दों को लेकर जो है इस बैठक में उठाया गया, बातचीत की गई और यहां पर दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। सांसद भजनलाल जाटव की अध्यक्षता में मीटिंग हुई। विधायक घनश्याम मेहर ने इस मीटिंग के दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया, जिसको लेकर आम जनता लगातार परेशान हो रही है। उन मुद्दों को लेकर इस बैठक में उठाया गया, बातचीत की गई और देखिए अधिकारियों के लिए दिशा निर्देश भी इस बैठक के दौरान जारी किए गए हैं। धौलपुर की सरमथुरा पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की है। थाना प्रभारी कृपाल सिंह ने बताया कि गश्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इसके साथ ही पुलिस ने दोनों आरोपी के कब्जे से देसी शराब के 110 पउओं को जब्त कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं भविष्य में भी अवैध शराब रखने वाले और अवैध गतिविधि करने वाले अपराधियों के खिलाफ धरपकड़ अभियान जारी रहेगा। तो शराब के पउओं को जब्त करते हुए गिरफ्तारी भी की गई है। थाना प्रभारी कृपाल सिंह के नेतृत्व में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। भविष्य में भी धरपकड़ अभियान जारी रहेगा। धौलपुर के सरमथुरा से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर अवैध शराब के विरुद्ध लगातार जो है पुलिस की कार्रवाई देखने को मिल रही है और इसी कार्रवाई के तहत शराब के 110 पउओं सहित 2 माफिया गिरफ्तार किए गए हैं। मुखबिर की सूचना पर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है और यहां पर आगे भी कार्रवाई जारी रहने के और जो सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा है उसको लेकर भी कहा गया कि आगे भी इस तरह की कार्रवाई देखने को मिलेगी, जारी रहेगी अवैध शराब के खिलाफ। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बैढम ने सिविल लाइन स्थित अपने सरकारी आवास पर जनसुनवाई की। जनसुनवाई में मंत्री ने प्रदेश भर से आए हुए परिवादियों की समस्याओं को सुना और मौके पर ही समस्याओं के निस्तारण के अधिकारियों को निर्देश भी दिए। तो मंत्री ने परिवादियों की समस्याओं को सुना। जनसुनवाई में बड़ी संख्या में लोग जो हैं पूरे ही प्रदेश भर से अपनी समस्याएं लेकर मंत्री के पास पहुंचे हुए थे। गृह राज्य मंत्री ने जनसुनवाई की और मौके पर ही जो है निस्तारण भी कई समस्याओं को लेकर किया गया और साथ ही अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जो भी परिवादी जनसुनवाई में पहुंचे थे अपनी समस्याओं को लेकर उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाए, निस्तारण किया जाए। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अब टोंक की, जहां मालपुरा में बेकाबू स्कूल बस सड़क से नीचे उतर गई। आपको बता दें बस का टायर सड़क के गड्ढे में जाने से स्टीयरिंग फेल हो गए, जिससे ये हादसा हुआ है। और चलिए अब आपको सीधी तस्वीरें बताते हैं राजधानी दिल्ली से, जहां पर एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। विशेष इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर को लेकर है। सीधी तस्वीरें आपको बता रहे हैं राजधानी दिल्ली से। ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। विशेष इंटेंसिव रिवीजन यानी इंडियाज प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। आई वेलकम ऑनरेबल चीफ इलेक्शन कमिश्नर श्री ज्ञानेश कुमार सर, ऑनरेबल इलेक्शन कमिश्नर Dr. Sukhbir Singh Sandhu sir, Honorable Election Commissioner Dr. Vivek Joshi sir, Senior Deputy Election Commissioners Shri Manish Garg ji, Shri Pawan Kumar ji,
Deputy Election Commissioners Shri Bhanu Prakash ji, Shri Sanjay Kumar, DGIT, Mrs. Seema, Ms. Shubhra Saxena, Director ECI, Shri Vijay Pandey ji, DDG Law. I am Ashish Goel, DG Media. As always, the format of our PC would be, we'll start with the address by the Honorable Chief Election Commissioner, which will be followed by a presentation. That will be followed by a question answer session. Sir. Honorable Election Commissioner Dr. Sukhbir Singh Sandhu ji, Honorable Election Commissioner Dr. Vivek Joshi, Election Commission के सीनियर ऑफिसर्स, मीडिया के हमारे साथी और आपके माध्यम से जुड़े हुए इस देश के सभी मतदाता, आप सबको नमस्कार। आज हम सब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दूसरे चरण के रोल आउट के संबंध में आयोजित इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हैं। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं लोक आस्था और सूर्य उपासना के महापर्व छठ पूजा के इस पावन अवसर पर बिहार के सभी मतदाताओं को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के शुभ दिन पर मैं बिहार के 7.5 करोड़ मतदाताओं को विशेष रूप से नमन करता हूं, जिन्होंने निर्वाचन आयोग पर अटूट विश्वास जताया है और एसआईआर में पूर्ण भागीदारी निभाई और अब इस चुनाव में मतदान करने के लिए उत्साहित हैं। बिहार में एसआईआर के सफल संचालन के बाद आयोग ने देश के सभी 36 मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के साथ 2 महत्वपूर्ण सम्मेलन आयोजित किए। इन बैठकों में एसआईआर से संबंधित अनुभवों, तकनीकी प्रगति और भविष्य की दिशा निर्देशों पर भी व्यापक चर्चा की गई। पिछले एसआईआर की मतदाता सूची से मैनुअल भी और तकनीकी तरीके से भी दोनों स्तरों पर मिलान का कार्य लगभग पूरा कर लिया गया है और इसके तैयारी के आधार पर अब चयनित राज्यों में एसआईआर का दूसरा चरण प्रारंभ किया जाएगा। याद रहे, एसआईआर का प्रमुख उद्देश्य है हर योग्य मतदाता को सूची में शामिल करना और अयोग्य को मतदाता सूची से हटाना। आइए अब पीपीटी के माध्यम से आपको विस्तार में एसआईआर के इस फेज 2 के बारे में बताते हैं। जैसा कि आप सबको पता है, एसआईआर का फेज 1 समाप्त हुआ और इस चरण की सबसे बड़ी खूबी यह रही कि बिहार के 7.5 करोड़ मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया। 90,000 बीएलओस, सभी 12 राजनीतिक दलों के 1.6 लाख बूथ लेवल एजेंट्स, सब ने मिलकर मतदाता सूची को शुद्ध बनाने का कार्य किया और नतीजा आपके सामने है। 0 अपील्स, अर्थात बिहार की मतदाता सूची अधिकतम शुद्ध मानी जाएगी। अब फेज 2 12 राज्यों में या संघ शासित प्रदेशों में आरंभ होने वाला है। नेक्स्ट, किसी भी मतदाता के लिए जो उसकी अर्हताएं हैं वो संविधान के अनुच्छेद 326 में लिखी गई हैं, अर्थात भारत का नागरिक होना, कम से कम आयु 18 वर्ष की होना, उस विधानसभा क्षेत्र का सामान्य निवासी होना,
और किसी अन्य कानून से उसको डिस्क्वालीफाई न किया गया हो। एसआईआर की आवश्यकता के बारे में काफी चर्चा हो चुकी है, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग एक बार आपको बताना चाहेगा कि चुनावी कानून के तहत हर चुनाव से पहले इलेक्टोरल रोल का रिवीजन आवश्यक है, और या जब भी चुनाव आयोग आवश्यकता अनुसार निर्धारित करे। विगत कुछ दशकों से लगभग हर राजनीतिक पार्टी ने मतदाता सूची के शुद्ध न होने के ऊपर चुनाव आयोग को लगातार शिकायतें दी हैं। पहले सन 1951 से लेकर 2004 तक लगभग 8 बार स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इस देश में चुनाव आयोग ने कराया है, और आखिरी इंटेंसिव रिवीजन लगभग 21 साल पहले 2002 से लेकर 2004 की मियाद में पूरा किया गया था। इस लंबे दौर में, 2 दशकों से भी अधिक लंबे दौर में, मतदाता सूची में कई परिवर्तन आवश्यक हो जाते हैं, जैसे कि भारत की विकास गाथा के साथ साथ लोगों का माइग्रेशन के साथ साथ कई बार उनका वोट पुरानी जगह भी बना रह जाता है और नई जगह भी बन जाता है, अर्थात एक से जगह ज्यादा रजिस्टर होने वाले वोटर्स। कई बार किसी की डेथ होने के बाद भी उसका नाम न हटाया जाना, या गलती से किसी भी विदेशी नागरिक का नाम मतदाता सूची में आ जाना। इन चारों कारणों की वजह से चुनाव आयोग ने निर्णय लिया कि पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से एसआईआर कराया जाए, और इसकी पहली कड़ी बिहार आपके सामने समाप्त भी हो चुकी है, और बड़े सफलतापूर्वक लोगों ने चुनाव आयोग पर विश्वास भी जताया है। एसआईआर करते समय एक बहुत बड़ी संख्या में चुनावी कर्मी चुनाव आयोग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं। आपको पता होगा कि लगभग हर 1000 वोटर के ऊपर एक पोलिंग स्टेशन औसत तौर पर हो जाता है। हर पोलिंग स्टेशन पर एक सरकारी कर्मचारी बूथ लेवल ऑफिसर के तौर पर कार्य करता है। एक विधानसभा क्षेत्र में 300 या 400 के बीच में लगभग पोलिंग स्टेशंस होते हैं, और हर विधानसभा क्षेत्र में एक इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर होते हैं। वो भी सरकारी कर्मचारी होते हैं और एसडीएम के स्तर के होते हैं, और उनके अंडर में ये सारे बीएलओस कार्य करते हैं। इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को सहायता करने के लिए असिस्टेंट इलेक्टोरल ऑफिसर रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स भी होते हैं, जो कि लगभग हर तहसील में एक या उससे अधिक होते हैं। ईआरओ एक सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के लेवल का अधिकारी होता है, जिसकी कानूनी जिम्मेदारी होती है कि वो मतदाता सूची ड्राफ्ट तैयार करे, जनमानस से मिले हुए क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस को रिसीव करे और उनके ऊपर एक निर्णय ले, और उसके बाद एक फाइनल मतदाता सूची प्रकाशित करे। ईआरओ के इस निर्णय के बाद, अर्थात फाइनल मतदाता सूची प्रकाशित करने के बाद, अगर किसी भी सिटीजन ऑफ इंडिया को, उस विधानसभा क्षेत्र में रहने वाले किसी भी मतदाता को अगर कोई भी अपील करनी हो, तो वो उस जिले के जिला अधिकारी के पास कर सकता है, और अगर वह जिलाधिकारी के निर्णय से भी असंतुष्ट हो, तो उस राज्य के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के पास अपनी सेकंड अपील दायर कर सकता है। यह मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि बिहार में
सभी राजनीतिक दलों के साथ मिलकर जब एसआईआर हुआ, उसके बाद जो जिला मजिस्ट्रेट्स के पास अपील आई 38 जिलों में, वह शून्य थी। अर्थात ईआरओ और इलेक्टर्स ने मिलकर और बूथ लेवल एजेंट्स ने मिलकर बहुत ही अच्छा काम किया। एसआईआर के समय ईआरओज और एईआरओज मिलकर सबसे पहला जो काम करेंगे वो इन्यूमरेशन फॉर्म्स को प्रिंट करेंगे। जिन राज्यों में एसआईआर हो रहा है या अभी होने वाला है, उनकी मतदाता सूची आज रात को 12 बजे फ्रीज कर दी जाएगी और उन हर मतदाता को जिसका नाम उस सूची में है, उसको एक यूनिक इन्यूमरेशन फॉर्म प्रिंट करके बीएलओ उसके घर देने जाएंगे। इन्यूमरेशन फॉर्म में वो आवश्यक डिटेल्स होंगे जो कि आज की मतदाता सूची में हैं। जब बीएलओ फॉर्म्स डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करेंगे एग्जिस्टिंग इलेक्टर्स को, उसके बाद इन्यूमरेशन फॉर्म में जिसका भी नाम है वो उसको लिंक करने का प्रयास करेंगे कि क्या उन्हीं का नाम 2003 की सूची में था। अगर था तो उनको कोई भी कागज और नहीं देने होंगे। इसी तरीके से अगर उनका नाम स्वयं नहीं था और उनके पिताजी या माताजी का नाम था तो भी उनको कोई और कागज नहीं देने होंगे। तो ये लिंकिंग और मैचिंग, बिहार जब हमने एसआईआर किया था तो सिर्फ बिहार की अवेलेबल थी और आज पूरे देश की 2002 से 4 में हुए एसआईआर की मतदाता सूची जो लिंक दिया गया है voters.eci.gov.in पर कोई भी देख सकता है और इस मैचिंग को स्वयं भी कर सकता है। बीएलओज बूथ लेवल ऑफिसर्स एसआईआर की प्रमुख कड़ी होते हैं। जब वो घर जाते हैं तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि किसी और व्यक्ति की उम्र उस घर में 18 साल के ऊपर की हो गई हो, तो हाथ की हाथ उसी समय वो उनका फॉर्म 6 भी भरवा लेंगे और डिक्लेरेशन भी ले लेंगे और उसकी मैचिंग और लिंकिंग भी पुराने एसआईआर से कर लेंगे। कई बार हमारे मतदाता अगर पढ़ने या लिखने में उनको दिक्कत है तो बूथ लेवल ऑफिसर उनको इन्यूमरेशन फॉर्म भरने में मदद भी करेगा और मदद करने के बाद इस तरह के सारे इन्यूमरेशन फॉर्म्स मैचिंग और लिंकिंग करने के बाद वो ईआरओ और एईआरओ को जमा करेगा। कई बार एक बार जब बूथ लेवल ऑफिसर घर जाता है तो या तो कुछ मतदाता अवेलेबल नहीं होते या कहीं गए होते हैं और या उनको मैचिंग या लिंकिंग करने में कोई समय लग रहा हो, तो ऐसे केस में बूथ लेवल ऑफिसर्स दूसरी बार भी जाएंगे और तीसरी बार भी जाएंगे। 3 बार हर बीएलओ हर घर जाएगा। जो प्रवासी लोगों की समस्या को हटाने के लिए जो राज्य से कुछ समय के लिए बाहर गए हुए हैं लेकिन वहीं के सामान्यतः रहने वाले हैं, वो ऑनलाइन भी भर सकते हैं और खास तौर से कई बार अर्बन वोटर्स को, क्योंकि उनके दिन के समय ही ऑफिस आवर्स रहते हैं, तो वो भी ऑनलाइन भर सकते हैं। बूथ लेवल ऑफिसर का यह भी कार्य होगा कि जब वो इन्यूमरेशन फॉर्म देता है तो इन्यूमरेशन फॉर्म दस्तखत करके मतदाता को वापस भी करना होता है। तो अगर मतदाता की मृत्यु हो चुकी हो या वो स्थायी रूप से प्रवास कर चुका हो या वो एक से जगह ज्यादा रजिस्टर हो गया हो तो वो उस जगह दस्तखत नहीं कर पाएगा और ऐसे लोगों की शिनाख्त करना भी बीएलओ की जिम्मेदारी है। एक बात मैं फिर कहना चाहता हूं कि जो मतगणना, वो इन्यूमरेशन फॉर्म की जो फेज होगी उसमें किसी भी व्यक्ति से किसी और कागज की आवश्यकता नहीं होगी, बस उन्हें अपनी मैचिंग या लिंकिंग दिखानी होगी कि 2003 में किसके साथ है। नेक्स्ट, सारे फॉर्म्स मिलने के बाद
ईआरओ और एईआरओ ड्राफ्ट सूची प्रकाशित करेंगे। ड्राफ्ट सूची में उन्हीं मतदाताओं का नाम होगा जिनके इन्यूमरेशन फॉर्म्स वापस मिल गए हैं। जिन मतदाताओं की मैचिंग या लिंकिंग नहीं हो पा रही है, 2003 में कहां थे, 2003 में आपके माता पिता भी नहीं थे या कोई भी नहीं था, ऐसे लोगों को भले ही उनका इन्यूमरेशन फॉर्म मिल गया हो, लेकिन नोटिस जारी करेगा ईआरओ और एईआरओ, और नोटिस जारी करने के बाद फिर वो उनकी एलिजिबिलिटी डिसाइड करेगा इंक्लूड करने के लिए या एक्सक्लूड करने के लिए बेस्ड ऑन इंडिकेटिव डॉक्यूमेंट्स, जो मैं आगे बताऊंगा। ईआरओस और एईआरओ की यह जिम्मेदारी होगी कि कोई भी योग्य मतदाता छूटे ना और कोई भी अयोग्य मतदाता सूची में अंदर ना आ पाए। ईआरओ के फैसले के खिलाफ कानूनी तौर पर जिला मजिस्ट्रेट के पास एक अपील होती है, जो मैंने आपको बताया, और जिला मजिस्ट्रेट के फैसले के खिलाफ चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के पास भी सेकंड अपील होती है। जो प्री इन्यूमरेशन फेज है, जो आज रात को 12 बजे से शुरू होगा, उसमें कंप्यूटर मैचिंग और लिंकिंग पिछले एसआईआर से ईसीआई नेट के जरिए की जा रही है, उसको आगे बढ़ाया जाएगा। मैनुअल मैचिंग और लिंकिंग काफी हद तक बूथ लेवल ऑफिसर्स ने इन राज्यों में कर ली है, और ट्रेनिंग जो बीएलओज की है, ईआरओज की है और डीओज की है। हालांकि काफी ट्रेनिंग हम लोग यहां ट्रिपल आईडीएम में कर चुके हैं, बट एक बीएलओ, ईआरओ और डीओ की ट्रेनिंग कल से शुरू होगी। सभी राजनीतिक दलों से 6 नेशनल पार्टीज जो कि हर राज्य में मौजूद हैं, और हर राज्य की जो स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन सभी से निवेदन है कि वो अपने बूथ लेवल एजेंट्स अगर उन्होंने नामित नहीं किए हैं किसी भी बूथ पर, तो जरूर कर लें। साथ ही साथ सभी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स को, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स को और ईआरओस को यह निर्देश भी होंगे कि कल से शुरू होकर परसों तक वो सभी पॉलिटिकल पार्टीज को के साथ मीटिंग करेंगे और पूरी एसआईआर की प्रक्रिया को उनके समक्ष डिटेल में बतलाएंगे। जहां तक बूथ लेवल एजेंट्स का सवाल है हर पॉलिटिकल पार्टी के, जैसा कि बिहार में था, हर बूथ लेवल एजेंट एक दिन में 50 इन्यूमरेशन फॉर्म्स जो साइंड हो इलेक्टर्स के वो कलेक्ट भी कर सकता है, उसके ऊपर अपना सर्टिफिकेशन दे सकता है और बूथ लेवल ऑफिसर्स को भी दे सकता है। इससे जो चुनावी कर्मी हैं और जो राजनीतिक दलों के नुमाइंदे हैं, दोनों मिलकर साथ काम कर सकते हैं। इन्यूमरेशन फेज में इन्यूमरेशन फॉर्म की प्रिंटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, मैचिंग और लिंकिंग विद 2002, 3 या 4 इलेक्टोरल रोल्स और इन्यूमरेशन फॉर्म्स को वापस कलेक्ट करने का कार्य होगा। और साथ ही साथ, जैसा आप सबको पता है, मतदाताओं की सुविधा के लिए चुनाव आयोग ने निर्णय लिया है कि किसी भी मतदान केंद्र में 1200 से अधिक मतदाता नहीं होने चाहिए, जिससे कि भीड़ न लगे। उसके हिसाब से रैशनलाइजेशन ऑफ पोलिंग स्टेशंस भी होगा। सारे इन्यूमरेशन फॉर्म्स जो वापस आने थे, उनके आने के बाद इलेक्टोरल रोल्स की ड्राफ्ट पब्लिश की जाएगी। तो एसआईआर को लेकर के ज्ञानेश कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस को आपने सुना है, और चलिए अब एमपी की खबरों का रुख करेंगे। सबसे पहले मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में अवैध शराब की तस्करी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, और तस्वीरें आप देख लीजिए। पुलिस शराब तस्करी करने वाले आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई भी कर रही है, इसके बाद भी मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। ऐसा ही मामला तामिया थाना इलाके में भी देखने को मिला है, जहां पर पुलिस ने नाकाबंदी करते हुए एक पिकअप वाहन में 9 पेटी अवैध शराब जब्त की है। साथ ही मौके से एक आरोपी को धर दबोचा है, गिरफ्तार किया है। तो मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा की यह खबर,
जहां पर पुलिस आरोपियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई का डंडा घुमा रही है। और आप देख सकते हैं कि अवैध शराब की 9 पेटी बरामद हुई है। इस कार्रवाई के तहत एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, धर दबोचा है। तामिया पुलिस ने शराब तस्करी पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। इसमें श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय छिंदवाड़ा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय छिंदवाड़ा द्वारा अवैध शराब एवं परिवहन करने वाले व्यक्तियों पर कठोर कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया था, जो कि दिनांक 25/10/25 को विश्वसनीय मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त की गई, जिसमें श्रीमान एनटीपी महोदय द्वारा उचित मार्गदर्शन के आधार पर मौके पे तामिया पुलिस पहुंची, जो कि पिकअप को चेक करने पे उसमें 9 कार्टून अंग्रेजी देसी मदिरा के पाए गए, जो कि कुल 81.96 लीटर एवं कीमती 37,848 रुपए का होना पाई गई, जिसमें तामिया। और अब खबर मध्य प्रदेश के मंदसौर से, जहां पर भानपुरा में मिष्ठान भंडार से रबड़ी खरीदने के बाद में 48 घंटे में ही रबड़ी खराब हो गई, जो इसके चलते ग्राहक ने खाद्य विभाग में शिकायत दर्ज करवाई थी और खाद्य विभाग ने मिष्ठान भंडार पहुंचकर रबड़ी के सैंपल लिए और जांच के लिए राज्य स्तरीय लैब भोपाल भेजे। इस विषय में दुकानदार का कहना है कि हमारे यहाँ किसी तरह की मिलावट होती ही नहीं है, हम चाहते हैं कि इसकी पूर्ण शुद्धता से जांच की जाए। तो इस पूरे मसले पर ग्राहक ने खाद्य विभाग में शिकायत की। रबड़ी के सैंपल भोपाल भेजे गए हैं और मिष्ठान भंडार की रबड़ी इसके बाद में खराब पाई गई। ग्राहक ने खाद्य विभाग में शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसके बाद में रबड़ी के तमाम सैंपल भोपाल भेजे जाते हैं और मिष्ठान भंडार की रबड़ी खराब पाई गई। दीपावली का समय इन दिनों रहा और ऐसे में दीपावली से कुछ समय पहले ही लगातार मिलावटखोरों पर भी शिकंजा कसा गया और उसके बाद में भी ये कार्रवाई जारी है। और ये कार्रवाई अपने आप में संदेश है कि आप सेहत के साथ यदि खिलवाड़ करेंगे तो बख्शा बिल्कुल भी नहीं जाएगा। जी, मैंने यहाँ पर रबड़ी की नमूना लिया है जांच के लिए और इसको राज्य स्तरीय प्रयोगशाला में भेजा जा रहा है जांच के लिए। सर, आपके द्वारा किन किन चीजों की जांच की गई है? जी, अभी जो मुझे रबड़ी की जांच के लिए शिकायत प्राप्त हुई थी, उसी को रबड़ी की जांच के लिए भेजा जाए। भाई, हमारे यहाँ किसी तरह की मिलावट नहीं होती है। हम चाहते हैं कि इसकी पूर्ण शुद्धता से जांच की जाए और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। दिनांक 23 को मैं शाम के दिन अपने बच्चे के साथ मिठाई मिष्ठान भंडार भानपुरा पे रबड़ी लेने गया था। मैंने और भी अन्य मिठाइयाँ खरीदी थी। लगभग 1420 रुपए की मिठाइयाँ मेरे द्वारा खरीदी की गई। मिठाई के अंदर जो है रबड़ी और मिठाई मैंने लाकर अपने फ्रिज में स्टोर कर दी। अगले दिन मैंने उसको देखा नहीं, तीसरे दिन मैंने उसको देखा तो उसके अंदर जो है सड़ा हुआ मैदा, जिस प्रकार से जलेबी के लिए सड़ाया जाता है, वो उस मैदा उस रबड़ी के अंदर पाया गया। और जब मैंने उसको चेक किया, मेरी माताजी को चेक कराया, तो सबने बताया कि ये मैदा इसमें सड़ा हुआ है। फिर मैंने अपने अन्य साथियों को बुलाया, बुलाने के बाद चेक कराया तो यही पाया गया कि उसके अंदर जो है वो सड़ा हुआ मैदा मिला हुआ है। मेरे द्वारा दुकान वाले को बताया गया तो उसने मुझे फेंकने के लिए कहा गया कि ये रबड़ी मेरे यहाँ की नहीं है। पहले तो मुझे मना किया, फिर बोला कि हाँ मेरे यहाँ की है, तुझसे हो जो कर ले, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, तू जो कर सकता है कर ले। फिर मेरे द्वारा खाद्य अधिकारी को जो है शिकायत की गई। खाद्य अधिकारी द्वारा जो है आज उसमें विवेचना की गई, किंतु मेरे द्वारा जो खरीदी गई रबड़ी है उसका कोई सैंपल उनके द्वारा नहीं लिया गया है। उनके द्वारा केवल मिष्ठान भंडार से ही सैंपल लिया गया है। चूंकि हवा न्यूज सब बन चुकी थी तो हो सकता है आज जो सैंपल लिया है उसमें कोई गड़बड़ी न पाई जाए, किंतु मेरे पास जो रबड़ी है उसका सैंपल की जांच कराने के लिए मैं आगे भी। इंदौर रोड के कलवार घाट पर एक यात्री बस और आयसर की भिड़ंत हुई। वहीं इस हादसे में आयसर ड्राइवर और 2 यात्री बस सवार घायल हुए, जिन्हें उपचार के लिए CHC कन्नौद भिजवाया गया। जानकारी प्राप्त हुई कि आयसर इंदौर से खातेगांव जा रही थी, जिसे खातेगांव तरफ से इंदौर
जा रही यादव के चालक ने तेज गति और लापरवाही पूर्वक चलाकर ओवरटेक करते समय टक्कर मार दी। और आप गाड़ी की तस्वीरें देख लीजिए कि आगे का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाता है। यात्री बस और आयसर की भिड़ंत होती है। पुलिस महकमा यहां पर तैनात है। 2 यात्री बस सवार घायल हो जाते हैं इस पूरे हादसे में। बारिश का मौसम इन तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है। लगातार बरसात होती हुई और ऐसे में जाहिर सी बात है कि हादसे भी ज्यादा ही होते हैं। और फिलहाल ये तस्वीरें भयानक हादसे की, इन तस्वीरों को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसा कितना ज्यादा खतरनाक रहा होगा। अब पिछोर से खबर, जहां पर अभी फसल की बुआई के निर्णायक दौर में पिछोर खाद वितरण केंद्र पर किसानों की बेबसी चरम पर है। मूसलाधार बारिश के बावजूद अन्नदाता रात 4 बजे से ही लंबी कतारों में खड़े होकर एक एक बोरी खाद के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सुबह से शाम तक इंतजार, फिर भी खाली हाथ लौटने की मजबूरी ने किसानों में गुस्सा भर दिया है। तो वहीं सच बेधड़क की टीम जब सोमवार सुबह 8 बजे केंद्र पहुंची तो सैकड़ों किसान बारिश में भीगते हुए लाइन में खड़े थे। कई किसान पिछले 5 से 7 दिनों से रोजाना सुबह 4 बजे से शाम तक इंतजार कर रहे हैं। खाद पिछोर में 75 मीट्रिक टन हमें मिल गया है और उसी को लेकर लाइन लगाकर टोकन के आधार पर दिया जा रहा है। एक किसान को 3 बोरी यूरिया दिया जा रहा है। समस्या कुछ भी नहीं है। असल में क्या था कि दिवाली की लगातार छुट्टियां पड़ी और लगातार सप्लाई हो भी रही है और लोगों को पता भी है, वितरण लगातार चालू है। ऐसी कोई व्यवस्था खराब नहीं है। करीब हम लोग पिछोर के सबसे व्यस्ततम मार्गों में से एक कॉलेज चौराहा से सहकारी बैंक तक का मार्ग इन दिनों भयंकर जाम की समस्या से जूझ रहा है। इस मार्ग पर लगने वाला ये जाम केवल यातायात को धीमा नहीं कर रहा, बल्कि लोगों के लिए परेशानी का सबब भी बन चुका है। जाम का मुख्य कारण कुछ निजी खाद विक्रेताओं की तरफ से किया गया बड़ा अतिक्रमण बताया जा रहा है। वहां के निवासियों और राहगीरों के मुताबिक कुछ प्राइवेट खाद्य विक्रेता अपनी दुकानों के सामने बेरोक टोक बड़े बड़े ट्रैक्टर खड़े करके खाद की बिक्री करते हैं। ये ट्रैक्टर सड़क का एक बड़ा हिस्सा घेर लेते हैं, जिससे वाहनों को निकलने के लिए बहुत कम जगह बचती है। मुख्य मार्ग पर बढ़ते इस अवैध कब्जे के कारण 2 पहिया वाहन चालकों और पैदल चलने वालों को भारी असुविधाओं का सामना भी करना पड़ रहा है। दुकानदारों ने आगे अपना सामान रख के कर लिया है अतिक्रमण, जिसको हमने पूर्व में भी हटाने की कार्रवाई की थी और फिर से अगर रख लिया है और आवागमन में असुविधा हो रही है तो फिर से इनको हटाने की कार्रवाई की जा रही है।